Welcome to Mishika classes. As today is Saturday, so it is a time to discuss about one of the famous personality of India. And the famous personality that we are going to discuss today is Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. आज जिन पर्सनालिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन है। इनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले ये कौन थे, क्या इन्होंने ऐसा किया कि जो इंडिया की फेमस पर्सनालिटीज में से जाने जाते हैं। सबसे पहली बात, ये इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे। ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजादी के बाद जब प्रेसिडेंट चुने गए तो फर्स्ट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो बने वो कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे। सेकंड वाइस प्रेसिडेंट तो थे ही, साथ में फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के। ही वॉज अ सेकंड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के लिए सेकंड एम्बेसडर चुने गए थे इंडिया के तरफ से। ही वॉज अ वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज एंड द आंध्र यूनिवर्सिटीज। ये बनारस जो हिंदू यूनिवर्सिटी और जो आंध्र यूनिवर्सिटी है, इनके वाइस चांसलर भी एज अ अपॉइंट हुए थे। ओके, ये फोर्थ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, सेकंड आंध्र यूनिवर्सिटी। नाउ डिस्कस टाइम टू डिस्कस अबाउट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डॉक्टर एस राधाकृष्णन। व्हाट्स द फुल नेम? फुल नेम क्या है इनका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर 1888 इन तिरुतनी, तमिलनाडु। तिरुतनी मद्रास में है, तो वहां पे इनका बर्थ हुआ था तमिलनाडु में 5 सितंबर 1888 को। डेट ऑफ बर्थ तो सभी को पता ही होगी, 5 सितंबर होती है इनकी, क्योंकि हम इनके बर्थडे को एज अ टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नाउ बात की जाए इनके डेट ऑफ डेथ की। डेट ऑफ डेथ है 17 अप्रैल 1975, दैट वाज इन चेन्नई, तमिलनाडु। अब बात की है इनके स्पाउस नेम, इनकी वाइफ के नेम की। श्रीमती शिवकामु राधा कृष्णन वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ओके, हिज मेन इंटरेस्ट जो था इनका, दैट वाज इन द इंडियन फिलॉसफी एंड द इंडियन रिलीजन। ये इंडियन रिलीजन को बहुत ज्यादा मानते थे और इन्होंने अपनी जो लाइफ है ना, इन दो चीजों पे ही दे दी, फिलॉसफी और रिलीजन। फिलॉसफी के अपने जो इनकी जो प्रोफेशन था ना, प्रोफेसर का, जो ये टीचिंग में थे, उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, लोगों को ईस्टर्न और वेस्टर्न आइडियाज से, ईस्टर्न रिलीजन और वेस्टर्न रिलीजन है, इन दोनों को इकट्ठा लेकर आने की बहुत बार कोशिश करी और इसमें काफी हद तक ये सक्सेसफुल भी रहे हैं। इनके मेन ये बात मानते थे कि रीडिंग अ बुक्स गिव अस द हैबिट ऑफ सॉलिटरी रिफ्लेक्शन एंड द ट्रू एंजॉयमेंट। ये ऐसा कहते थे कि जो पढ़ना आता है ना, बुक्स को पढ़ना, उससे क्या होती है कि जो उसकी हैबिट होती है, उससे आपके जो अंदर की जो आप कैसे हो, वो एक तो रिफ्लेक्ट करता है और दूसरा आप अपनी लाइफ को ट्रूली एंजॉय कर सकते हो। व्हेन वी थिंक वी नो वी कीज टू लर्न। जब हम जानते हैं कि हम जान सकते हैं तो हम और ज्यादा पढ़ते हैं। ये कुछ इनके कोट्स थी जो ये बार बार बोलते थे ड्यूरिंग हर हिज लेक्चर्स। जब भी लेक्चर्स देते थे तो इस तरह की जो कोटेशंस थी ये अक्सर यूज करते थे। एक और इनकी फेमस कोटेशन मुझे याद आ रही है, दैट वाज अ लिटरेरी जीनियस इट इज सेड रिजेंबल्स ऑल तो नो वन रिजेंबल्स हिम। किसी ने कहा है, किसी महापुरुष ने कहा है, ऐसा कहा जाता है कि जो साहित्य को जानने वाले हैं ना, वो कहते हैं कि हम सबको रिजेंबल करते हैं, बट उनको कोई रिजेंबल नहीं कर सकता। जो साहित्य को जानने वाले हैं उनको सब रिजेंबल करते हैं, लेकिन जो साहित्य को जानने वाला पर्सन है वो किसी को रिजेंबल नहीं करता। ये कुछ कोटेशंस थी, कुछ लाइंस थी जो वो अपने लेक्चर्स के दौरान दिया करते थे। अब बात करते हैं इन्होंने अपने कैसा इन्होंने स्टार्टिंग करी, इनके पेरेंट्स क्या थे, क्या करते थे, अब हम इनके बारे में जानते हैं। इनकी अपनी जो लाइफ थी वो कैसी रही, कैरियर कैसे स्टार्ट किया, सब कुछ इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिज फादर, ये जो बेसिकली बिलोंग करते हैं, दैट वाज बिलोंग फ्रॉम द तेलुगु स्पीकिंग निगोई ब्राह्मण फैमिली। ये एक तेलुगु स्पीकिंग निगोई ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे और जिनके फादर थे, दैट वाज अ सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ अ लोकल लैंड। लोकल जमींदार के यहाँ पर इनके जो फादर थे वो एक सबऑर्डिनेट रेवेन्यू, जो मतलब कहते हैं कर वसूलते हैं, उनके यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट जो थे, मतलब एक बहुत ही छोटी पोस्ट पे इनके फादर काम करते थे। इनकी जो मदर थी दैट वाज सर्वपल्ली सीता सीतम्मा थी, और जिनके फादर थे उनका नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी, वाज द नेम ऑफ हिज फादर।
इनकी प्राइमरी एजुकेशन इनके अपने विलेज से, इनके जहाँ से इनका बर्थ हुआ था, बर्थ प्लेस से स्टार्ट हुई, दैट इज फ्रॉम द केवी हाई स्कूल, तिरुतनी, तमिलनाडु। इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन, इनकी जो बचपन की जो एजुकेशन, स्टार्टिंग थी एजुकेशन की, वो इनके अपने ही विलेज से, अपने ही जहाँ से इनका बर्थ प्लेस था वहीं से स्टार्ट हुई थी। देन इन 1896 के अंदर ही शिफ्टेड टू, पहले ही शिफ्ट हुए थे हरमन्सबर्ग, इवेंचुअली लुथरन मिशन स्कूल, दैट वाज इन द तिरुपति, जो नियर बाय प्लेस है तिरुतनी के। उसके बाद ये गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बालाजपत में चले गए। पहले इन्होंने अपनी स्कूलिंग थी दैट वाज फ्रॉम द तिरुपति के, देन फ्रॉम द बालाजपत की थी। देन एट द एज ऑफ 17 की एज तक होते होते जब ये हाईएस्ट सेकेंडरी एजुकेशन में पहुंच गए, ही टुक एडमिशन इन द मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर इन्होंने अपना एडमिशन ले लिया एट द एज ऑफ 17। 1906 के अंदर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही कंप्लीट करी फ्रॉम आर्ट्स। सब्जेक्ट का नेम था आर्ट्स, बीए और एमए इन्होंने करी थी। ओके, सेम कॉलेज मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ही करी थी इन्होंने अपनी। और उसके बाद इन्होंने अपनी पब्लिशिंग करी। फर्स्ट जो बुक थी इन्होंने, जो फर्स्ट पब्लिशर जो थे, मतलब फर्स्ट पब्लिश जो इनकी हुई थी, दैट वाज एट द एज ऑफ 20 की एज में इन्होंने अपने फर्स्ट पब्लिश करे थे जो थीसिस थे, जो टॉपिक होते हैं ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के, जो थीसिस थे वो टॉपिक क्या था, ही पब्लिश्ड इस थीसिस, टॉपिक था थीसिस का एथिक्स ऑफ द वेदांता एंड हिज मेटाफिजिकल परसुपोशन। बेसिकली जो ये मानते, ये पढ़ते क्या थे, वेद को ज्यादा मानते थे, इंडियन रिलीजन्स पे ज्यादा बिलीव करते थे, उसी के बेस पे ही इन्होंने अपने थीसिस लिखे थे। स्टार्टिंग में इनके जो ये थीसिस के टॉपिक्स थे, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, लेकिन बाद में इनकी जो पब्लिश थीसिस जो थी इनकी पब्लिश हो गई थी एट द एज ऑफ 20, ओनली 20 ईयर्स की एज में ही इन्होंने, इनकी जो थीसिस थी वो पब्लिश हो गई। इनकी जो शादी थी ना वो भी बहुत अर्ली एज में हो गई थी, एट द एज ऑफ 16 ओनली। उस टाइम में 16 ईयर्स के थे जब इनकी शादी हुई थी शिवा कामू राधाकृष्णन से। तो शिवा कामू राधाकृष्णन थी वो उनकी दूर से कजन्स लगती थी, डिस्टेंस कजन्स लगती थी। वैसे भी जो साउथ साइड है वहां पर कहते हैं ना, एक ये डिस्टेंस कजन्स के साथ शादी का जो एक ट्रेंड है स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है। तो एट द एज ऑफ 16 की शादी हो गई थी। और उसके बाद इनकी जो वाइफ की जब जब डेथ हुई, दैट वाज दैट द मैरिड लाइफ, टोटल मैरिड लाइफ वाज अबाउट 51 इयर्स, एज 51 इयर्स के अप्रोक्सीमेट इनकी मैरिड लाइफ थी। उसके बाद इनकी वाइफ की डेथ हो गई। अब हम बात करते हैं इन्होंने अपनी एकेडमिक कैरियर, या फिर हम कह सकें कैरियर की शुरुआत कैसे की। जो मेन कैरियर था वो इनका एकेडमिक ही था। उसके बाद इसी एकेडमिक कैरियर की वजह से ही ये जो है पॉलिटिकल कैरियर में इन्होंने जंप किया था, पॉलिटिकल कैरियर में ये आए थे। तो एकेडमिक कैरियर की जो शुरुआत थी दैट वाज फ्रॉम द ईयर 1909, इन अप्रैल 1909 से इनके एकेडमिक की कैरियर स्टार्ट हुआ था। इन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया था मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज, मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज को ज्वाइन किया था इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, जिनका सब्जेक्ट भी था आर्ट्स का, जिनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट यही था फिलोसफी। उसी में ही इन्होंने उसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। वहां पर कुछ साल इन्होंने जॉब करी 1909 से लेकर 1918 तक। उसके बाद he joined the University of Mysore, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर को इन्होंने ज्वाइन कर लिया एज अ प्रोफेसर। ओके, प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी के प्रोफेसर वहां पर एज अ अपॉइंट हो गए थे वहां पर। और जो नेम ऑफ द कॉलेज था दैट वाज अ महाराजा कॉलेज ऑफ मैसूर। जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के जिस कॉलेज के अंदर इन्होंने टीच किया, द नेम ऑफ दैट कॉलेज इज महाराजास कॉलेज ऑफ मैसूर। देन in 1921 के अंदर he joined the University of Calcutta as a professor of philosophy, and side by side he also took the position of King George V chair of mental and moral science। 1921 के अंदर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को ज्वाइन कर लिया। इन्होंने ज्वाइनिंग जो थी वो एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी ही करी थी, लेकिन साइड बाय साइड ही इनको मतलब क्या मिल गई पोजीशन, इनको वहां पोजीशन मिली थी किंग जॉर्ज फिफ्थ चेयर की पोजीशन मिली थी ऑफ द मेंटल एंड मॉरल साइंस, मेंटल और मॉरल साइंस। क्योंकि फिलोसफी के टीचर थे तो उस वजह से जो टॉपिक था मेंटल और मॉरल साइंस के ऊपर इनको अच्छी पोजीशन भी दे दी। उससे पहले ही इन्होंने अपनी जो है बुक्स भी पब्लिश करवा दी। 2 बुक्स इनकी पब्लिश हो गई थी। फर्स्ट बुक का नेम जो था दैट वाज ऑन द रविंद्रनाथ टैगोर्स फिलोसफी। जो पहली बुक जो पब्लिश हुई थी, पहली नॉवल जिनकी पब्लिश हुई थी, उनका जो टॉपिक था वो क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर्स फिलोसफी। और वो बेसिकली मानते थे कि क्लेम दैट द जेन्युइन एक्सप्रेशन ऑफ द इंडियन स्पिरिट। वो मानते थे कि भैया जेन्युइन एक्सप्रेशन जो है, मतलब रियलिटी में जो अच्छी तरीके से जो समझा सकता है इंडियन ट्रेडिशंस को, इंडियन की भावनाओं को, वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। और जो सेकंड बुक थी इनकी वो 1920 में पब्लिश हुई थी,
और वो भी रिलीजन बेस्ड थी, दैट वाज रीजन ऑफ द रिलीजन इन कंटेम्पररी फिलॉसफी। लोगों की अपने धर्म को लेकर क्या सोच है उसी के बारे में इन्होंने अपनी पूरी की पूरी बुक पब्लिश करी। उसके बाद इनकी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में जो है ज्वाइनिंग हुई थी बिकॉज ऑफ दिस टू बुक्स का जो रिजल्ट आए थे उसकी वजह से। आफ्टर दैट इन जून 1926, जून 1926 में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को। उसके बाद जो था एक तरह से कह सकते हैं कि इनका जो कैरियर को ना एक जंप सा मिल गया। किस तरीके से जंप मिला लॉ जानते हैं हम। 1926 में इन्होंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता थी उसको रिप्रेजेंट किया था एट द कांग्रेस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यूनिवर्सिटी, और टॉपिक वही फिलोसफी ही था। इनका जो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग का जो टॉपिक रहे वो फिलोसफी था, और फिलोसफी में भी मेनली जो बात करते थे दैट ही टॉक्स अबाउट द रिलीजन, इंडियन रिलीजन के ऊपर ही बात करते थे, क्योंकि इनको मेन बहुत ये बहुत ज्यादा से इन्फ्लुएंस थे। वहां पर जाके इन्होंने पहला तो जो इनका जो रिप्रेजेंटेशन थी वो था कांग्रेस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यूनिवर्सिटीज में रहा। उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को ही इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलोसफी या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी रिप्रेजेंट किया था। और साइड बाय साइड जो 1929 में हार्वर्ड लेक्चर के लिए भी इनको बुलाया गया फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज में ही, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता थे वहीं पर पढ़ा रहे थे। उस टाइम पर इनको फिर से बुलाया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड में उनको बुलाया गया, डिलीवर करना था इनको लेक्चर, और हार्वर्ड लेक्चर को डिलीवर करता। और टॉपिक क्या था? आइडल्स ऑफ लाइफ। आइडल्स ऑफ लाइफ यानी कि जिंदगी कैसे जी जाए उसके बारे में इनको लेक्चर देना था, हार्वर्ड लेक्चर के बारे में। आफ्टर दैट जो उनका लेक्चर था वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था उसकी वजह से ही इनवाइटेड इन मैनचेस्टर कॉलेज अगेन, ऑक्सफोर्ड जो मैनचेस्टर कॉलेज है जहाँ पे इन्होंने हार्वर्ड लेक्चर दिया था, उसी के अंदर इनको बेसिकली क्या मिला, एज अ ज्वाइनिंग करनी थी इनको प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, विच गेव हिम अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी मिली किस बारे में, to deliver a comparative religion lectures to the student of Oxford University, ताकि ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंपैरेटिव रिलीजन के बारे में बता सके। कौन सा कंपैरेटिव रिलीजन? वेस्टर्न एंड द इंडियन रिलीजन, वेस्टर्न रिलीजन और इंडियन रिलीजन के जो कंपैरेटिव रिलीजन्स थे उसके बारे में बता सके। उस टाइम पर जो प्रिंसिपल थे इनसे पहले जब इन्होंने पॉइंट ज्वाइनिंग करी थी उससे पहले जो प्रिंसिपल थे दैट वाज प्रिंसिपल जे डॉट एस्थलिन कारपेंटर। The name of the principal before him was Principal J. Estelin Carpenter. Then in June 1931, में he was knighted by George P. Pipe for his services of education. जो इन्होंने एजुकेशन के लिए अपनी सर्विसेज दी थी उसके लिए इंडिया वापस आए। इनको किंग जॉर्ज फिफ्थ जो थे इनको बैचलर्स नाइट की एक अवार्ड होता था वो इनको दिया गया, प्रेजेंट किया गया। और जो सर्विसेज थी दैट वाज द सर्विसेज ऑफ द एजुकेशन, पढ़ाने की जिनकी सर्विस थी, जो प्रोफेसर थे उसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला था। देन अप्रैल 1932 में ही वाज ऑनर्ड बाय द अर्ल ऑफ विल्डंग, दैट वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भी इनको ऑनर दिया अर्ल ऑफ विल्डंग। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ जो इनकी जो पोजीशंस थी ना जो सर लगवाने की वो खत्म कर दिया, इनको अपने आप को डॉक्टरेट लगवाना ज्यादा पसंद था एज कम्पेयर टू सर। उसे पहले क्या लगवाते थे? सर लगवाया जाता था इनके नाम के आगे। बट आफ्टर दैट, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इनको ये चीज पसंद नहीं थी। इन्होंने कहा कि मुझे मेरी जो डॉक्टरेट डिग्री है उसी से मुझे रिप्रेजेंट किया जाए, डॉक्टर एस राधा कृष्णन एज कम्पेयर टू राधा कृष्णन सर। आफ्टर दैट 1931 से लेकर 1936 तक he was a vice chancellor of Andhra University, वाइस चांसलर रहे आंध्र यूनिवर्सिटी के ये। In 1936 में he was elected as a fellow of Saul's College at Oxford University. ये fellows of Saul's College of Oxford University के लिए इनको अपॉइंट कर लिया गया as a splanting professor। जो इनकी अपॉइंटमेंट थी, जो पोस्ट that was a splanting professor of the Eastern religion and the ethics, जो लोगों को रिलीजन के बारे में उनके एथिक्स के बारे में समझा सके, ईस्टर्न रिलीजन और जो ईस्टर्न रिलीजन यानी कि इंडियन रिलीजन और एथिक्स के बारे में समझा सके, उसके एज अ प्रोफेसर इनको अपॉइंट किया गया था इन द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। Then from January 1948 to January 1949 he was a vice chancellor of Banaras Hindu University। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे फ्रॉम जनवरी 1948 टू जनवरी 1949 फॉर अ 1 ईयर, पूरे 1 ईयर के लिए रहे थे। इससे पहले जो थे दैट वाज अ पंडित मदन मोहन मालविया वाज अ वाइस चांसलर। इनसे पहले जो वाइस चांसलर थे वो कौन थे? पंडित मदन मोहन मालविया वाज अ वाइस चांसलर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बिफोर हिम। Then in 1931
ही अपॉइंटेड। अब यहाँ से जिनके करियर जो मैं बता रही हूँ दैट वाज अ हिज पॉलिटिकल करियर। हम जब बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं इनके पॉलिटिकल करियर की। 1931 में he was appointed to the League of Nation Committee for the Intellectual Cooperation। इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन के ऊपर बेसिकली इनको अपॉइंट किया गया, और जो टॉपिक क्यों दिया गया था इनको पोजीशन, टू टॉक अबाउट द हिंदू एक्सपर्ट्स। ये हिंदू एक्सपर्ट्स के उनके जो आइडियाज थे, जो उनका इंडिया जो ईस्टर्न रिलीजन था उसके बारे में ये लोगों को जागरूक कर सके, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को वेस्टर्न आइडिया जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था उससे उसकी जगह इंडियन जो रिलीजन था उसके बारे में लोगों को बताने के लिए इनको अपॉइंट किया गया, तो लोगों को जागरूक करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया। देन उसके बाद राधा कृष्णन को धीरे धीरे जो है ग्रोअप चलता रहा, ये फॉरेन अफेयर्स के लिए भी जाने जाने लगे, इंडियन पॉलिटिकल एज वेल एज फॉरेन अफेयर्स दोनों के लिए इन्होंने बहुत काम किया। इसी वजह से 1946 से 1951 तक he was appointed as a member of UNESCO। ये मेंबर यूनेस्को के मेंबर भी रहे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है यूनेस्को की? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर इंडियन जो सिस्टम था उसको अपॉइंट मतलब उसको अपग्रेड करने के लिए इनको वहां पर अपॉइंट किया गया। He was also the member of the Indian ambassador to the Moscow। 1949 में इनको अपॉइंट किया गया था बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। एट दैट टाइम वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री इंडिया। हमारी कंट्री इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस टाइम पर इनको अपॉइंट किया गया एज द इंडियन एम्बेसडर टू द मॉस्को, मॉस्को के लिए। साइड बाय साइड ही ये बैलेंसमेंट इनका मतलब ये देखो क्या क्या कर रहे थे। ये यूनेस्को के मेंबर भी थे। He was also the brand ambassador of the India to the Moscow also। At that time he was elected as a vice president of India, president of India। सभी चीजों को बैलेंस करके चलने के लिए इन्होंने कितना मतलब कितने एफर्ट्स डाले होंगे। In 1952 में he was appointed as the first vice president of India। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट की तरह अपॉइंट किया गया। एट दैट टाइम उस टाइम पर इन्होंने क्या फेस किया? द कोरियन वॉर वाज गोइंग ऑन। कोरियन वॉर चल रही थी, पूरी स्विंग पे थी, और उसकी वजह से ग्लोबली जो है क्राइसिस आए जा रहे थे, उन सबको अनफोल्ड करते चले गए। और इनके जो ये प्रेसिडेंसी शिप थी, वाइस प्रेसिडेंसी शिप थी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से की, बहुत सक्सेसफुल की। और बिकॉज ऑफ दैट इसी वजह से 1962 के अंदर ही वॉज इलेक्टेड एज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही वाज इलेक्टेड एज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने गए। उस टाइम पर क्या हो रहा था? पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे फ्रॉम चाइना। और ये क्यों हो रहे थे? जो बेसिकली क्या हो रहा था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो आप सबको पता पार्टीशन भी हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का। तो उसकी वजह से जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे उसके लिए, तो जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे ये प्रोड्यूस करता जा रहा था। तो वो हॉस्टाइलिटीज को कैसे दिया जा रहा है, जो पाकिस्तान से इंडियंस आ रहे हैं वापस या इंडियन से, तो उसकी जो बीच में जो वो हॉस्टाइलिटी जिनको प्रॉपर मतलब ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसके ऊपर जो था पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो चाइना के साथ अकर हो गया था। और ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए नहीं, वर्ल्ड पीस के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया। 1952 से लेकर जो इनका पूरा का पूरा जो वाइस प्रेसिडेंसीशिप एंड प्रेसिडेंसीशिप का पीरियड रहा, उस टाइम पे सिर्फ इन्होंने इंडिया में ही पीस और ग्लोबल क्राइसिस को बचाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वर्ल्ड पीस को भी मेंटेन करने की इन्होंने पूरी पूरी कोशिश करी। साइड बाय साइड कोल्ड वार स्प्लिट हो गया था बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। इंडिया की ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट में कोल्ड वार एक तरह का स्प्लिट हो गया। दोनों के बीच में इतने ज्यादा मतलब डिफेंसिव हो गया था कि भाई हम हैं और वो कहते हैं कि हम हैं। तो वार की कंडीशन कहते हैं ना, एक तरह से वॉर की कंडीशन पैदा हो गई थी, तो उसको भी मेंटेन करके रखा इन्होंने, कोई ज्यादा वो नहीं हुई। सेल्फ प्रोक्लेम्ड इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, लीग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया काफी ज्यादा। दिस इज ऑल अबाउट जो था इनका ये था कैरियर रहा। ये ऐसा मानते थे, ही वॉज द ओनली पर्सन हु डिफेंड विद द हिंदुइज्म्स, जो हिंदुइज्म्स को वेस्टर्न आइडियाज और ईस्टर्न आइडियाज को लेकर डिफेंड करते थे। ये ये इन्होंने कभी भी वेस्टर्न जो कल्चर था उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। बस इन्होंने क्या बताया कि वेस्टर्न फिलोसफी और रिलीजियस आइडियाज कैसे एक दूसरे से डिग्रेड करते हैं, कैसे एक दूसरे से इंटीग्रेट करते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका मेन फोकस उसी पे था। अब हम बात करते हैं उनकी डेथ के बारे में, कैसा रहा जब इनकी वाइफ की डेथ हो गई। इनकी वाइफ की डेथ हुई थी ऑन 26 नवंबर 1956। दैट वाज द डेथ डेट ऑफ द राधा एस राधाकृष्णन वाइफ।
26 नवंबर 1956 को इनकी वाइफ की डेथ हो गई। उसके बाद इन्होंने 1967 में इन्होंने क्या कर दिया, अपनी जो पब्लिक लाइफ थी उसे स्टेप डाउन कर दिया और ये मद्रास जो इनका अपना घर था वहां ये शिफ्ट हो गए। आफ्टर जब तक रहे, जब तक इनकी मतलब कहते हैं ना टिल डेथ, वो वहीं पर रहे। ऑन 17 अप्रैल 1975 को इनकी डेथ हो गई और तब तक ये वहीं पर रहे। इन्होंने मतलब अपनी जो बाकी की जो लाइफ थी वो उन्होंने वहीं पर ही स्पेंड कर दी। अब हम बात करते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले, कौन कौन से ऑनर्स जो है गवर्नमेंट्स ने इनको दिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट अवार्ड जो था दैट वाज इन 1931 में मिला बाय द नाइट बैचलर्स बाय ब्रिटिश इंडिया। राइट, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया कहलाता था इंडिया, क्योंकि इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो नाइट बैचलर्स का अवार्ड मिला था इनको। आफ्टर दैट नाइट बैचलर्स का मतलब क्या होता है, इनके नेम के साथ सर अटैच होना स्टार्ट हो जाता है, सर एस राधा कृष्णन। ओके, नाइट बैचलर्स अवार्ड का मतलब वो होता है बेसिकली। उसके बाद 1954 में भारत अवार्ड मिला बाय इंडिया, दैट वाज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है दैट वाज भारत रत्न अवार्ड। 1954 में ही इनको ऑर्डर ऑफ अजक इकल बाय मैक्सिको मिला एंड दैट वाज अवार्ड आल्सो द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मैक्सिको। ये मैक्सिको का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्या नाम है अवार्ड का? अजक ईगल बाय मैक्सिको। अजद ईगल अवार्ड का नेम है, ऑर्डर ऑफ द अजद ईगल। then 1954 में पॉर्ले मात्रे मिला इनको जर्मनी से एंड फॉर द फील्ड ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। 1963 से में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट यूनाइटेड किंगडम यूके से इनको अवार्ड मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट का फॉर द ऑनरी मेंबर। ये वहाँ की ऑनरी मेंबर जो थे उसकी वजह से इनको अवार्ड दिया, जो ये मतलब इन्होंने वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो टीच किया फॉर दैट इनको ये अवार्ड मिला था। अब बात करते हैं ऑनर्स की, क्या क्या ऑनर्स इनको मिले। ये जो है इन 1933 से लेकर 1937 तक ही वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 5 टाइम्स। 5 बार ये नॉमिनेट हुए बट इनको अवार्ड नहीं मिला, लेकिन ये नॉमिनेट 5 टाइम्स हुए थे कंटिन्यूसली फ्रॉम 33 टू 37 तक इन सब्जेक्ट लिटरेचर सब्जेक्ट। आफ्टर दैट 1938 में फेलो ऑफ ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड जो ऑनर्स था वो इनको दिया गया। देन 1947 में इनको मिला परमानेंट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल डे फिलोसफी का। इलेक्शन इन्होंने फाइट करे थे। 1959 में जॉर्ज प्लाग ऑफ सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट इन्होंने जो था इनको ये ऑनर दिया गया। मींस जॉर्ज फ्लैग और द सिटी ऑफ द फ्रैंकफर्ट में इनको रहने के लिए कुछ टाइम के लिए मतलब कहते हैं ना ऑनर दिया गया था। आफ्टर दैट 1961 में द पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड का इनको मिला, पीस प्राइज मिला था इनको। 1962 में द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो हर एक इंस्टीट्यूट है इंडिया का, सेलिब्रेट करता है हिज बर्थडे एज अ टीचर्स डे। इनके बर्थडे को एज अ टीचर्स डे, क्योंकि इनका मानना था टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड इन द कंट्री। टीचर्स का माइंड सबसे अच्छा होना चाहिए कंट्री में, क्योंकि टीचर्स इज द एक्चुअल में टीचर्स ही जो है नेशन का, टीचर्स आर द मेकर ऑफ द नेशन। क्योंकि टीचर्स किसको पढ़ाते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसा वो पढ़ाएंगे वैसे बच्चे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो दैट्स वाई ये चाहते थे कि इनके बर्थडे को, जब इनके स्टूडेंट्स इनसे रिक्वेस्ट की कि वो चाहते हैं इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करना, तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे बर्थडे को एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट। तो in that honor, from that year to till now, all Indian institutes celebrate his birthday as a Teachers Day. After that 1968 में साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड दिया गया and he was the first person who got this award। ये पहले पर्सन थे जिनको ये अवार्ड दिया गया है। Then 1967 और 1989 में दोनों टाइम पे भी कोऑपरेटिव स्टैम्प्स रिलीज हुई थी बाय इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने पोस्टल स्टैम्प्स जो होते हैं वो रिलीज की थी बाय द पिक्चर ऑफ द एस राधा कृष्णन। 1975 में द टेम्पलन प्राइज इनको मिला था फॉर द यूनिवर्सिटी फॉर द यूनिवर्सल रियलिटी ऑफ गॉड दैट एम्बैरेस्ड लव एंड विजडम फॉर ऑल पीपल। टाइटल था जो टाइपिक जो तो जिनको टाइप वो था जो टाइटल था उस अवार्ड का, वो क्या था? यूनिवर्सल रियलिटी ऑफ गॉड गॉड दैट एम्बैरेस्ड लव एंड विजडम फॉर ऑल पीपल। जो भगवान है, इस दुनिया के जो भगवान है, वो सबके लिए एक समान न्याय करते हैं, एक समान प्यार करते हैं। और जिनको ये अवार्ड था टेम्पलन प्राइज दैट वाज रिसीव्ड बाय हिम एट अ फ्यू टाइम्स बिफोर, कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले ही इनको अवार्ड दिया गया था उनकी डेथ से। एंड दिस अवार्ड वाज प्राइज presented him to the Oxford University। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको ये अवार्ड दिया था। 1989 में the institution of
एस राधाकृष्णन स्कॉलरशिप जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देती थी उसका रीनेम कर दिया गया बाय द राधाकृष्णन जेन्युइन स्कॉलरशिप। ही वाज, आपको जानकर हैरानी होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि दैट हाउ मेनी टाइम्स एस राधाकृष्णन वाज अपॉइंटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, एंड टोटल 16 टाइम्स, टोटल 16 बार ये नॉमिनेट हुए थे इसके लिए नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, that how many times he was nominated for the Nobel Peace Prize. Nobel Peace Prize के लिए कितनी बार nominated? That was 11 times. Nobel Prize in Literature के लिए nominate हुए थे total 16 times और Nobel Peace Prize के लिए जो nominate हुए that was total 11 times. This is all about the life of S. Radhakrishnan, about the academic careers, about the political careers, about his thoughts, about the quotations, about the beliefs of the S. Radhakrishnan. Still you have any doubt you can ask. Thank you.